नमस्कार, मैं हूं अक्षय विधवा और स्वागत है आपका एनआईएस में, जहां पर हम करेंगे खबरों की पड़ताल और करेंगे उनकी तह तक जाने की कोशिश। तो अगले आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए अपने टीवी का रिमोट और बने रहिए हमारे साथ न्यूज इनसाइड में। भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब बातचीत का दौर आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, जब जब दोनों देश पास आने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जैसा पठानकोट में हुआ। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में देश के कई जवान शहीद हो गए। इस बार आतंकी हमले के तार भी पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। हमले का रिमोट भी पाकिस्तान में ही था। हमलावरों की बातचीत भी पाकिस्तान से लगातार हो रही थी। पाकिस्तान के पास आज इस बात का जवाब नहीं है, उनके पास कोई दलील नहीं है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होता है। पाकिस्तान में भी इन हमलों की निंदा हो रही है। वहां का मीडिया लगातार इस तरह की खबरों को दिखा रहा है, वो निंदा कर रहा है। भारत से अपील की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया की ओर से भी कि इन आतंकी हमलों की वजह से बातचीत रुकनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान खुद भी ये दंश झेल रहा है। बातचीत रद्द होती है तो दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं, क्योंकि वो चाहते यही है खाई बढ़ाना वगैरह वगैरह। पाकिस्तान की ये दलील है, मौके के लिहाज से सही मानी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान या नवाज सरकार के मंसूबे क्या हैं, इसका अंदाजा लगा पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। वो वाकई में बातचीत करना चाहते हैं या फिर बातचीत का माहौल भर बनाए रखना चाहते हैं और दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की। पाकिस्तान चाहे जो भी कहे, जो भी करे, भारत में हुए आतंकी हमलों का कनेक्शन पाकिस्तान से रहा है। इससे तो पाकिस्तान भी अब इनकार नहीं कर सकता। करेंगे एनआईएस में आतंकवाद से पाकिस्तान के कनेक्शन की पड़ताल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने बर्थडे का ये कैसा रिटर्न गिफ्ट दिया कि भारत के हर नागरिक की आंखों में खून उतर आया है, और वो भी नए साल पर। एक बार फिर धोखा, पाकिस्तान ने दिया धोखा, बढ़ाया दोस्ती का हाथ और फिर दे गया धोखा। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कुछ इसी तरीके के रहे हैं। पहली बार नहीं, आखिरी बार नहीं, पाकिस्तान कुछ इसी तरह करता आया है बार बार। जब भी वैश्विक दबाव में वो भारत से बातचीत करने की शुरुआत करता है, जब भी भारत की तरफ ऐसी कोशिश होती है, पाकिस्तान से आए दहशतगर्द भारत में खून की होली खेलने लग जाते हैं। भारत हर बार दहशतगर्दों की उन्हीं की भाषा में जवाब भी देता है, लेकिन तब तक दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे चुके होते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उन आरोपों को झुठलाने की कोशिश भी शुरू हो जाती है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं, जबकि हर बार ऐसे आतंकवादी हमले के तार पाकिस्तान से ही जुड़े होते हैं। पठानकोट हमले के तार भी पाकिस्तान के बहावलपुर से जुड़े हुए हैं। आतंकियों ने आतंक मचाने से पहले जिस तरह से अपने परिजनों से बात की, वो भी उनके पाकिस्तान के होने की पुष्टि करते हैं। ये हमला ऐसा वक्त हुआ है जब हमारे प्रधानमंत्री बातचीत को पटरी पर लाने और दोनों देशों के संबंधों को सही दिशा देने के लिए तमाम तरह के खतरों को अनदेखा करते हुए पाकिस्तान जा पहुंचे, वो भी लाहौर, जिसे पाकिस्तान के सबसे मजबूत आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का गढ़ माना जाता है। मौका नवाज शरीफ के जन्मदिन का था। पीएम मोदी पहुंचे तो जरूर, लेकिन उस जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट पहले पठानकोट में आतंकी हमले के रूप में और फिर काबुल में भारतीय राजनयिक मिशन पर हुए हमले के रूप में मिला। हालांकि काबुल हमले के तार अभी पाकिस्तान से नहीं जुड़े हैं, लेकिन पठानकोट में हुए हमले का सीधा संबंध पाकिस्तान से ही है। हालांकि पठानकोट हमले की पाकिस्तान में भी कड़ी निंदा की गई है। पाकिस्तान के कई राजनीतिज्ञ और पाकिस्तानी मीडिया ने इसे बातचीत के रास्ते में एक बड़ा झटका माना है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को इन हमलों के लिए जिम्मेदार न बताए जाने की गुजारिश भी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत पहले भी बातचीत रद्द कर चुका है, और यदि इस बार ऐसा हुआ तो पाकिस्तान ही दुनिया के निशाने पर होगा।
क्योंकि पीएम मोदी न सिर्फ लाहौर हो आए हैं बल्कि सार्क समिट में शामिल होने पर भी सहमति जता दी है। वास्तव में पठानकोट हमले के बाद दोनों देशों के बीच शुरू हुई बातचीत अपने मुकाम पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो भारत सरकार की तरफ से इस आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान को हमले में शामिल आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान इस बार भी हमेशा की तरह अपनी जमीन पर किसी तरह से आतंकी हमले की साजिश रचे जाने से इनकार करने वाला है। बहरहाल एनआईए में पठानकोट में हुए आतंकी हमले की घटना के क्रम को भी जान लेते हैं, जब 3 दिन से ज्यादा समय तक आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई चलती रही। पाकिस्तान की ओर से आतंकी आए या नहीं आए, इस बात पर बाद में पड़ताल करेंगे। पठानकोट में एयरबेस पर हुए हमले को लेकर कई तरह की बातें फिलहाल सामने आ रही हैं। 30 दिसंबर 2015 6 आतंकियों का भारत में दाखिल होना। आतंक के वो 4 दिन, ये पिछली कार्रवाई लगातार हम आपको बता रहे हैं। 30 दिसंबर 2015 आतंकी जम्मू कश्मीर की जगह पंजाब के कठुआ गुरदासपुर बॉर्डर से देश में दाखिल हुए। 1 जनवरी 2016 शाम 8 बजे उन्होंने एक टैक्सी बुक की और टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर दी। 1 जनवरी 2016 रात 9:30 बजे गुरदासपुर के एसपी को बंधक बना लिया गया। उन्हें उतार कर कार लेकर फरार हो गए आतंकी। 1 जनवरी 2016 को ये आतंकियों ने एसपी के मोबाइल से पाकिस्तान के बहावलपुर बात की। इससे साफ हुआ कि रिमोट पाकिस्तान में है। तड़के 2:50 2 जनवरी 2016 आतंकी एयरबेस में दीवार फांदकर दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। 2 जनवरी 2016 सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई आरंभ की। 2 जनवरी 2016 को इस सुबह 4:40 पर एक आतंकी मारा गया। पहला नुकसान आतंकियों का। 2 जनवरी 2016 को इस सुबह 5 बजे 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई। 2 जनवरी 2016 एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया। 2 जनवरी 2016 सुबह 5:25 पर दूसरा आतंकी मार गिराया गया। 2 जनवरी 2016 11:30 बजे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम यहां पर पहुंची। 2 जनवरी 2016 11:47 पर एक और जवान के शहीद होने की सूचना मिली। 2 जनवरी 2016 को ही शाम 5:45 पर तक मुठभेड़ जारी रही। शाम 6 बजे मुठभेड़ बंद हो गई और तलाशी अभियान शुरू कर दिए गई। 3 जनवरी को 2016 तड़के 2:30 पर सेना और एनएसजी की टीम ने दोबारा सर्च अभियान शुरू किया। 3 जनवरी को ही 9:15 बजे सुबह एयरबेस के भीतर फिर फायरिंग की सूचना मिली। 10:15 बजे एयरबेस पर बम डिफ्यूज करने के क्रम में विस्फोट हुआ और 3 जवान जख्मी हुए, जिसमें से एक जवान की मौत भी हो गई। 11:25 पर शहीद जवानों की तादाद जो थी वो 6 हो गई। 3 जनवरी 2016 5 डिफेंस सिक्योरिटी के जवान और एक एनएसजी का कमांडो शहीद हो गया। 3 जनवरी को ही 11:30 बजे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंची। 3 जनवरी को ही दोपहर 12:05 पर लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। 3 जनवरी को ही 1:27 पर एनआईए ने आतंकियों से बरामद जीपीएस अपने कब्जे में लिया। दिन में 1:50 डीआईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने
मीडिया को बताया कि एयरबेस में अभी भी 2 आतंकी हैं। 3 जनवरी को ही शाम 3:30 बजे एयरबेस के भीतर एक और आतंकी के मारे जाने की खबर आई। शाम होते ही ऑपरेशन बंद कर सर्च अभियान शुरू किया गया और 4 जनवरी सोमवार बचे हुए 2 आतंकियों को खत्म करने के लिए दोबारा मुठभेड़ शुरू हुई। 4 जनवरी को ही क्विक रिएक्शन टीम ने एयरफोर्स बेस में मोर्चा संभाल लिया। दोपहर में कैंटीन के पास इमारत को बारूद लगाकर उड़ा दिया गया। 4 जनवरी को ही शाम 4 बजे छठे आतंकी के मारे जाने की खबर आई और देर शाम तक एहतियात के तौर पर मुठभेड़ जारी रखी गई। तो आतंक के इन 4 दिनों ने भारत को काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। आतंकवाद पर उसका रुख क्या होना चाहिए, यह अब स्पष्ट करने का समय आ गया है। क्या भारत को आतंकी हमलों को नजरअंदाज कर बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जैसी गुजारिश पाकिस्तान कर रहा है? क्या वाकई में बातचीत बंद होने का मतलब आतंकियों के मंसूबे सफल होना है, जैसा पाकिस्तान कह रहा है? भारत की नजर से अगर देखें तो नहीं, क्योंकि आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान ने कभी भी भारत का साथ अब तक नहीं दिया। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश यह रहती है कि भारत के आरोपों को झूठा साबित किया जाए और दुनिया के सामने खुद को पाक साबित किया जाए। जानकारों की माने तो यह पाकिस्तान की मजबूरी भी है, क्योंकि यहां पर आतंकी संगठनों को सेना और आईएसआई से हर तरह के सपोर्ट मिलते हैं। पाक सरकार चाहकर भी उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कि सेना और आईएसआई नहीं चाहेंगे। ऐसे में खुद को बेगुनाह बताने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। यह अलग बात है कि वहां पर पनप रहे और पल पल रहे आतंकी संगठन जब तक पाकिस्तान को भी डसते रहते हैं। बहरहाल पठानकोट में हुए हमले की जिम्मेदारी एक दूसरे आतंकी संगठन यूनाइटेड जिहादी काउंसिल ने ली है। आइए इस संगठन के बारे में भी जान लेते हैं। यूनाइटेड जिहादी काउंसिल आतंकी संगठन का एक ग्रुप है। 1994 में आतंकी संगठनों के इस समूह का गठन हुआ था। 1999 तक इसमें कुल 15 संगठन शामिल हो गए। लश्कर-ए-तैयबा भी अब इस संगठन का हिस्सा बन चुका है। यह दरअसल सभी आतंकवादी संगठनों का एक ग्रुप है। यूनाइटेड जिहादी काउंसिल का चीफ हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सईद सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन पर 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट में हमले की साजिश रचने का आरोप है। अब वो आईएसआई की शह पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। यूनाइटेड जिहादी काउंसिल के तौर पर अलकायदा से जुड़े हुए भी बताए जाते हैं। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का मकसद कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा करना है, चाहे वो पीओके हो या आईओके। यह काउंसिल आतंकी संगठनों को हर तरह की सहायता भी पहुंचाता है। और इस काउंसिल की जानकारी पहली बार कारगिल युद्ध के दौरान सामने आई थी। जून 2012 में एक इंटरव्यू में भी सलाउद्दीन ने कश्मीर के लिए लड़ने की बात मानी थी। उसने माना कि कश्मीर के लिए लड़ने पर पाकिस्तान हर तरह की मदद करता है। भारत हमेशा ऐसे आतंकियों के निशाने पर रहा है, खासतौर से ऐसे संगठन जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब से कश्मीर को लेकर विवाद पनपा, तब से ही लगातार ऐसे हमलों की शुरुआत भारत पर हुई है। पाकिस्तान कश्मीर में ऐसे लोगों को और गुटों को संरक्षण देने लगा जो कश्मीर की आजादी के लिए आंदोलन करते थे, उनसे करीबियां बनाने लगा। ऐसे कई आंदोलन हिंसक आंदोलन में तब्दील होने लगे
और इसके बाद तो भारत को झुकाने के लिए पाकिस्तान भारत को लगातार डरा रहा था। भारत को डराने के लिए आतंकी हमलों की घुसपैठ की शुरुआत हुई। ऐसे कई संगठन भी थे जो पाकिस्तान की जमीन पर पनपे, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उन्हें रसद मुहैया कराई गई, उन्हें आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन उनका काम कश्मीर और भारत में दहशतगर्दी फैलाना था। वैश्विक स्तर पर इसके लिए फंडिंग जुटाई गई। पाकिस्तान ने इन्हें हर तरह की मदद की और यह मदद दूसरे देशों से भी आई। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान की हुकूमत में इस तरह से रच बस गए कि उनके समर्थन के बगैर कोई भी पार्टी सत्ता में आ नहीं सकती थी, देश में अपनी जड़ें जमा नहीं सकती थी। जिस पार्टी की सरकार बनी उसे हर हाल में भारत विरोधी होना पड़ता है। कश्मीर के अलगाववादियों को समर्थन करना पड़ता है। यह इनकी रणनीति का हिस्सा है। आइए एनआईएस में यह जान लेते हैं कि उन आतंकी हमलों के बारे में जिसे पूरी तरह से पाकिस्तान की जमीन पर रचा गया, फाइनेंस किया गया, प्लान किया गया और पाकिस्तान से आए आतंकियों ने ही भारत में इसे अंजाम दिया। 5 अगस्त 2015 को जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें कि एक आतंकी मारा गया जबकि दूसरे को जिंदा पकड़ लिया गया। ये ऐसे हमलों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिनका ताना बाना पाकिस्तान में बुना गया और रिमोट वहीं पर था। 5 अगस्त 2015 जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया जिसका रिमोट पाकिस्तान में था। हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 10 अन्य लोग घायल हो गए। 5 अगस्त 2015 को ही पकड़े गए आतंकियों की पहचान पाकिस्तान के फैसलाबाद निवासी उस्मान खान के रूप में की गई। 27 जुलाई 2015 पंजाब के गुरदासपुर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में हुई। हमलों के आका वहीं पर बैठे थे। आतंकवादियों ने जम्मू के कटरा जा रही एक बस पर फायरिंग की थी। उसके बाद वो गोलियां चलाते हुए दीनानगर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए और योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान की जमीन पर इस हमले की प्लानिंग की गई। इस हमले में 12 लोग मारे गए थे जबकि 10 लोग घायल हुए थे। 4 जून 2015 मणिपुर के चंदेल जिले में आतंकियों ने पुलिस वालों के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में 18 जवान शहीद हुए। बाद में बर्मा में घुसकर भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी। 28 दिसंबर 2014 बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट इलाके में बम धमाका हुआ था। ब्लास्ट में महिला की मौत हो गई थी। जरा ध्यान दीजिए, ये तमाम वो हमले हैं जिनका पूरा ताना बाना पाकिस्तान में बुना गया और वहां से आकर हमलावरों ने उसे हिंदुस्तान की सरजमी पर दहशत बर्पा कर अंजाम दिया। 21 फरवरी 2013 हैदराबाद के दिलसुख नगर में 2 सिलसिलेवार धमाके हुए जिसमें कि 21 लोगों की मौत हुई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। 26 नवंबर 2008 मुंबई हमले को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंजाम दिया। समुद्र के रास्ते ये आतंकी आए। पहली बार पाकिस्तानी आतंकियों ने मोटर बोट का इस्तेमाल किया, समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया। दहशतगर्दी में 170 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी के साथ एनआईएस में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस समुदाय में कितने बेरोजगार हैं। एक ब्रेक के बाद